नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग सीडीपी का पार्ट 3 देखेंगे और क्लास होगा सातवां क्लास और सीडीपी का पार्ट 3। आज का टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा। आज हम लोग देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं और इसी के बारे में पूरा डिटेल समझना है। दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि एनसीएफ 2005 जो बना, ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। एनसीएफ जोर देता है कि विद्यालयों में बाल केंद्रित शिक्षा हो, अर्थात एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बच्चों के अनुभवों, स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता, मनोवैज्ञानिक विकास व अभिरुचियों के मद्देनजर शिक्षा को नियोजित करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग चलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। वैसे तो यदि हम देखें तो बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालकों के अनुसार शिक्षा प्रदान किया जाता है। देखिए, दो तरह का एक और यहाँ पर एक हो जाता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, दोनों में यहाँ पर हल्का सा हम अंतर देखना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए 40 बच्चे बैठे हुए हैं और एक शिक्षक हैं। ये अपना पाठ योजना लेके आए हैं या अपना जो पाठ्य पुस्तक है उसको लेके आए हैं और यहाँ पर ये व्याख्यान विधि से बताने शुरू कर रहे हैं और अंत तक उनका जो 45 मिनट का घंटी था अपना व्याख्यान विधि के द्वारा वर्णन करते गए और बच्चे केवल सुन रहे थे। बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे थे? केवल सुन रहे थे। जो भी कुछ करना था यहाँ पर शिक्षक कर रहे थे। ये व्याख्यान विधि में ये हो गया शिक्षक केंद्रित शिक्षा। अब इसका जस्ट उल्टा आइए बाल केंद्रित शिक्षा में। यहाँ पर शिक्षक हैं, यहाँ पर भी 40 विद्यार्थी हैं, लेकिन यहाँ पर सभी बच्चे सक्रिय हैं। सभी बच्चे कुछ न कुछ कर रहे हैं। यहां पर बच्चे करके सीखते हैं। जब कोई काम करता है तो उससे अनुभव प्राप्त होता है और इस अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना आपका बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगा। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि बच्चों के अनुभव कब आएगा बच्चों को? जब बच्चे कुछ काम करेंगे, जब बच्चे सक्रिय रहेंगे, जब कोई कुछ करेंगे तभी तो बच्चों में अनुभव आएगा। तो बच्चों के अनुभव, स्वर और उनके सक्रिय सहभागिता, जब वहां पर एकदम पार्टिसिपेट, किस तरह का पार्टिसिपेट? सक्रिय रूप से, निष्क्रिय रूप से नहीं कि हम एक कोना में खड़े हैं, आए तो जरूर लेकिन कोना में खड़े, ऐसा नहीं। वो खुद करके सीख रहा है, सक्रिय है, एक्टिव है। तो उनके सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता, मनोवैज्ञानिक विकास, और इससे बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास होगा। वह अभिरुचि, बच्चों के अभिरुचि के अनुसार, बच्चों की चाहत क्या है, बच्चे क्या पसंद करते हैं, उसके मद्देनजर शिक्षा को नियोजित करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। इसलिए शिक्षा की योजना इस प्रकार हो कि वह विशेषताओं व जरूरतों की विशाल विविधताओं के तहत भौतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्राथमिकताओं को संबोधित करें। जो हम लोग शिक्षा की योजना बनाते हैं, इस योजना में हमें इस प्रकार बनाना चाहिए, यह योजना इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे बच्चों का जो विशेषताएं हैं, बच्चों का जो जरूरत है, इस पर ध्यान रखा जाए। दोस्तों, एक विद्यालय में
अलग अलग विशेषता वाले बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं। जैसे कोई जाति के आधार पर अलग है, कोई धर्म के आधार पर अलग है, कोई भाषा के आधार पर अलग है, तो किन्हीं का उनकी संस्कृति अलग है। एक विद्यालय में अलग अलग तरह के बच्चे पहुंचते हैं। किन्हीं के माता पिता अमीर हैं, पैसे वाले हैं, कोई बच्चा का माता पिता गरीब है, यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा है, कोई उच्च जाति का है तो कोई निम्न जाति का है, यानी विविधताओं यानी अलग अलग बच्चे आते हैं, तो उनकी विशेषता भी क्या होगी? अलग अलग होगी। जब अलग अलग तरह के बच्चे आ रहे हैं तो उनकी विशेषता भी तो अलग अलग होगा, और जब विशेषता अलग अलग है तो उनकी ज़रूरत भी अलग अलग होगी। मान लीजिए एक कोई बिजनेसमैन का बच्चा आया हो तो वह चाहता है कि हम बिजनेस के गुर सीखें और हम बिजनेस में आगे बढ़ें। दूसरा है जिनके माता पिता इंजीनियर हैं, वो चाह रहे हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, तो उसकी आवश्यकता अलग हुई। कोई अपने बच्चों को किसान बनाना चाह रहा है, कोई नेता बनाना चाह रहा है, किसी की आवश्यकता डॉक्टर बनने की है। तो अलग अलग जरूरत वाले, अलग अलग विशेषता वाले बच्चे आते हैं। तो इन विशाल विविधताओं को देखते हुए, विशाल विविधता जो अलग अलग अंतर है, इस अंतर को देखते हुए बच्चों की भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक प्राथमिकताओं को देखते हुए शिक्षा प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। अधिकांशतः स्कूलों के शैक्षिक अभ्यास, सीखने के कार्य और विद्यार्थियों के लिए बनाई गई पुस्तकें उनके सामाजिकरण और उनके सीखने में ग्रहणशीलता के गुण पर बल दिया जाता है। जितने भी स्कूल हैं, प्रायः स्कूल, उनका जो शैक्षिक अभ्यास होता है, जो सिखाने के लिए कार्य किए जाते हैं, जो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए पुस्तकें बनाई गई है, इनमें से उनके सामाजिकरण और उनके सीखने में ग्रहणशीलता के गुण पर बल दिया जाता है। इस तरह का पाठ्य पुस्तक बनाया जाता है जिससे बच्चों में सामाजिकरण का गुण पैदा हो सके। सीखने का यानी इस तरह पाठ्य पुस्तक बनाए जाते हैं, शैक्षिक अभ्यास इस तरह से बनाए जाते हैं, सीखने के कार्य इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि बच्चे आसानी से सीखें, ग्रहणशीलता का गुण पर बल मिले, आसानी से सीख सके। ये बाल केंद्रित उपागम होता है दोस्तों। इस प्रकार बाल केंद्रित व प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य एक जैसी हैं। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य दोनों एक ही हैं। प्रगतिशील शिक्षा संगठन जिसकी स्थापना स्टैनवुड को व अन्य ने की थी। प्रगतिशील शिक्षा की स्थापना किसने किया था? स्टैनवुड कॉव ने। स्टैनवुड के द्वारा प्रगतिशील शिक्षा का संगठन तैयार किया गया था। इन्होंने 1919 से 1955 तक शिक्षा में बाल केंद्रित उपागम को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य किया। विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान किया जाए, इसके लिए इन्होंने 1919 से 1955 तक काम किया है। 8 सालों तक प्रगतिशील कार्यक्रमों को चलाकर उनका मूल्यांकन किया गया। इन्होंने क्या किया कि जब ये बाल केंद्रित उपागम शुरू किए, बाल केंद्रित शिक्षा शुरू किए, तो 8 साल चला लिया और 8 साल के बाद जो बच्चा पहला में था वो 8 साल के बाद 8वीं पास करेगा। तो उनका मूल्यांकन लिया कि इनका मूल्यांकन में क्या परिवर्तन हुआ, किस तरह का बच्चों में परिवर्तन हुआ, अधिक सीख पाया, कम सीख पाया, अच्छे से सीख पा रहा था या नहीं। इन सभी चीज़ों के बारे में मूल्यांकन कितने सालों के बाद किया जाता है? 8 सालों के बाद इन्होंने किया था स्टैनवुड ने। इन्होंने 1550 छात्रों को चुना था और 4 साल से ज़्यादा समय तक
बाल केंद्रित शिक्षा दिया। उसके बाद जो परंपरागत विद्यालय थे उन विद्यालयों के बच्चों के साथ इन बच्चों की तुलना किया गया। जब तुलना किया गया तो परिणाम क्या हुआ? बेहतर पाए गए, यानी रिजल्ट अच्छा आया। जो परंपरागत विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे थे और जो इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा 1550 बच्चों को पढ़ाया था, दोनों का जब तुलना किया गया तो आपका बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा प्राप्त बच्चे, यानी जो बच्चों ने बाल केंद्रित शिक्षा को ग्रहण किया, उनकी परिणाम बेहतर था, अच्छा था। मान लीजिए 100 मार्क्स का कोई क्वेश्चन था, तो जो परंपरागत विद्यालय थे उन लोगों ने जहां 70-80 लाया, इन लोगों ने 90-100 के बीच लाया, तो परिणाम इनका बेहतर हुआ। प्रगतिशील शिक्षा व बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषताएं निम्न है। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि सबसे पहले हम लोग नोट्स को समझते हैं, अवधारणाओं को समझिए। एमसीक्यू यदि आपने अवधारणा को क्लियर कर लिया है तो एमसीक्यू निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन अवधारणाओं को आप क्लियर नहीं किए हैं, एमसीक्यू केवल रट के गए हैं, तो सीटेट में देखिए समझने वाले प्रश्न ज़्यादा दिए जाते हैं। कैसे प्रश्न ज़्यादा रहते हैं? समझने वाले प्रश्न रहते हैं। अब इस कंडीशन में आपने रट के गया एमसीक्यू, वहाँ पर प्रश्न जब पूछा गया वो दूसरा ढंग से पूछा गया था, वही प्रश्न है लेकिन पूछने का तरीका अलग था, आपने समझ नहीं पाया क्योंकि आपने अवधारणा को क्लियर नहीं किया था, रट लिए हैं। ऐसी स्थिति में आपका रटा हुआ इसमें सीटेट में काम नहीं देगा। यहां पर आपको अवधारणाओं को समझना पड़ेगा। जब आप अवधारणाओं को समझ के रहेंगे तो एक अवधारणाओं पर 100 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, और इस अवधारणा को समझ लिए तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछेगा, आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने एमसीक्यू को रट लिया है तो जरूरी नहीं कि हूबहू उसी तरह के प्रश्न आ जाएंगे, वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य विशेषता क्या है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला है करके सीखने पर बल। दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा की हम बात करें या बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें, दोनों में बच्चों को स्वयं से अपने हाथों से करना पड़ता है। अपने हाथों से कोई काम करके, कोई गतिविधि पूरा करके, कोई परियोजना पूरा करके बच्चे सीखते हैं। जब इसे पूरा करके सीखते हैं तो बच्चे का अनुभव बढ़ता है। अनुभव बढ़ने से उनका ज्ञान भी बढ़ता है और ये ज्ञान अस्थायी होता है। तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा करके सीखने पर बल देता है। दूसरा टॉपिक है समस्या समाधान व आलोचनात्मक चिंतन पर बल। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य विशेषता करके सीखने पर बल है। यहाँ पर बच्चे स्वयं करेंगे और स्वयं सीखेंगे, ये अपने हाथों से करेंगे, और जब अपने हाथों से करेंगे तो जो अनुभव अधिगम होगा, इस अधिगम से जो अनुभव होगा इसी से बच्चे सीखेंगे। दूसरा होता है समस्या समाधान व आलोचनात्मक चिंतन पर बल। यहाँ पर बच्चे समस्या समाधान के लिए सोचते हैं, आलोचना करने के लिए सोचते हैं, और समस्या समाधान के लिए जब चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो खुद ब खुद चिंतन के द्वारा समस्या समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हैं और समस्याओं का हल ढूंढते हैं। उसके बाद आता है सामूहिक कार्य व सामाजिक कुशलता पर बल। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषता है
कि वह सामूहिक कार्यों पर बल देता है जिससे सामाजिक कुशलता उत्पन्न होती है। बहुत ऐसे क्रियाकलाप होते हैं, ये सभी क्रियाकलाप आपका समूह आधारित होता है। छोटे छोटे समूह या कुछ बड़े समूह का निर्माण कर कुछ क्रियाकलाप दे दिए जाते हैं, बच्चे यहाँ पर करते हैं और शिक्षक केवल निर्देश देते हैं। यहाँ पर शिक्षक मार्गदर्शक रहते हैं और बच्चे स्वयं करते हैं। तो इससे बच्चों में सामाजिक कुशलता का निर्माण होता है। सामूहिक कार्य करते हैं, इसमें देखिए एक दूसरे का सहयोग लेना, नेतृत्व करना, ये सभी गुण उत्पन्न होता है बच्चों में। सामाजिक दायित्व व प्रजातंत्र के लिए शिक्षा। दोस्तों, जब हम बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ सामाजिक दायित्व की भी बात होती है जो प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है, डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है। दोस्तों, जब एमसीक्यू आपका प्रश्न सीटेट का प्रश्न जब आता है और वहाँ पर जब 4 ऑप्शन रहते हैं तो ये चारों ऑप्शन आपका इसी तरह की अवधारणाओं पर टिका हुआ रहता है। तो ये सभी टॉपिक को समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर केवल एमसीक्यू बनाया जाए, केवल एमसीक्यू बना करके इसको हल कर दिया जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको नोट्स को समझना पड़ेगा और जब नोट्स को समझ लेंगे तो एक ही इस टॉपिक से हम समझते हैं 10 प्रश्न बन सकता है, लेकिन 10 एमसीक्यू से एक टॉपिक समझना मुश्किल होता है। तो हम लोग इस तरह से आपका सागर में गागर भरने जैसा ये हो रहा है आपका, इसलिए इस तरह से तैयारी करें, यह आपका बेटर होगा। आप बड़े बड़े संस्थाओं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर उसमें चले जाएं, वहाँ पर आपको रटने से ज़्यादा समझने पर बल दिया जाता है। वहाँ पर बच्चे कैसे समझेंगे इस पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ, समझने पर बल दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़े, और जब रटना नहीं पड़ेगा तो आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह का नोट्स यदि आप चाहते हैं तैयारी करने के लिए, मैं बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक्स को मिलाकर एक बहुत ही सुंदर नोट्स तैयार किया हूँ। यह नोट्स आपका सीडीपी के तैयारी के लिए बहुत ही अचूक हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। यह नोट्स आपको बहुत ही कम कीमत पर मिलने वाला है। यदि हमसे जुड़कर क्लास भी करेंगे तो इसकी कीमत 300 रुपये है। क्लास भी करेंगे तो सभी सब्जेक्टों का क्लास, मैथ का, ईवीएस का, हिंदी का और सीडीपी का। लेकिन यदि आप सीडीपी का नोट्स केवल चाहते हैं, केवल नोट्स जो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, तो आपको ये 100 रुपये में मिलेगा। दोस्तों, बहुत ही कम कीमत, 100 रुपये में आपको मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे, इस पर, इन टॉपिकों के आधार पर एमसीक्यू की भरमार रहेगा। मैं जितना नोट्स दे रहा हूँ, इतना के लिए यदि आप बुक खरीदना चाहेंगे बाजार में तो लगभग आपको 2000 रुपया पड़ेगा। 2000 रुपये से आप इतनी सारी सामग्री इकट्ठा कर पाएंगे। गत वर्षों का जो प्रश्न पत्र है वह प्रश्न पत्र हल सहित मिलेगा। सभी टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेगा, और इतना के साथ साथ आपको मेरा जो वीडियो है, यह वीडियो लर्निंग
के लिए फ्री है, यहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब तो मैं लाइव क्लास करने शुरू कर दिया हूँ। लाइव क्लास में और थोड़ा सा बदलाव ला रहा हूँ, अच्छे ढंग से करने वाला हूँ। तो आपको हो सकता है 15 अप्रैल से जो क्लास होगी लाइव का, बहुत ही बेस्ट होगा। इसमें हम बहुत सारा परिवर्तन कर रहे हैं। तो बेहतर तैयारी करने के लिए दोस्तों बेहतर नोट्स चाहिए। आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से हम तैयारी करें, तो आपको नोट्स भी तो बेहतर चाहिए, और बेहतर नोट्स के लिए मेरे पास आप आइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94,709,18,896। आपको इस पर यदि आप CDP का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का नोट्स चाहते हैं, तो आप CDP 100 नोट्स लिखेंगे। आप कैसे मनी भेजेंगे, मैं कैसे आपको नोट्स दूंगा, यह सारी प्रक्रिया आपको इस व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। यह नोट्स तैयार है, लगभग कुछ बाकी है फाइनल टच देने के लिए। 1-2 दिनों के अंदर यानी 8 या 9 तारीख से 8 या 9 अप्रैल से आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि CDP का बेहतरीन नोट्स आपके पास हो, तो 100 रुपये भुगतान करके आप इसे पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं आगे का टॉपिक। सहयोगी अधिगम योजनाएं। यहाँ पर जो भी अधिगम योजनाएं होती है बाल केंद्रित शिक्षा में, एक दूसरे को सहयोग करने वाले होते हैं, ताकि बच्चों में सहयोग का गुण पनप सके। पाठचर्या अधिक लचीली व छात्र रुचि के अनुभव के अनुसार होता है। यानी छात्रों का रुचि कैसे होता है, उसका अनुभव कैसा, उसके अनुसार होता है। यहाँ पर खोजपूर्ण विधि से अधिगम होता है। बालक शिक्षकों के निर्देशन में बालक शिक्षकों के सहयोग के द्वारा खोज करते हैं। यहाँ पर क्रिया की प्रधानता रहती है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा में क्रिया की प्रधानता रहती है। अभी ये टॉपिक बाकी है, इसका हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।